स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में। कहते हैं कुछ चीजें कभी नहीं बदलती और उनमें से एक है चुनावी वादों में महिलाओं, युवाओं और किसानों को लुभाने की कोशिशें। चिंता मत करिए, ये कोशिशें केवल और केवल चुनावों तक ही रहती हैं। फिर 5 साल बाद नेताजी फिर आते हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें करते हैं और भाषण देते हैं। जी देखो, हमने कैसे महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा दी है, देखो हमने महिलाओं को नौकरियां दे दी हैं, महिलाओं को पढ़ने का अवसर भी हमने ही दिया है। पर ये मूर्ख बनाते हैं क्योंकि शायद उन्हें ये पता नहीं है कि हमें ये सब अवसर दे नहीं रहे हैं, ये हमारा हक है। अब बात करते हैं इन नेताओं की जो हर वक्त महिलाओं के सशक्तिकरण का राग अलापते रहते हैं। असल में अपने खुद के कार्यक्षेत्र में कितना सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटीज देते हैं, आज इसी की पोल खोलने जा रहे हैं हम। हमारे देश के अंदर लगातार वोटिंग रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उसमें महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है। लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, हमारी भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पिछले 25 वर्षों से स्थिर है। जी हां, पूरे 75 वर्षों से हमारी राजनीति के अंदर महिलाओं की भागीदारी जो है वो स्थिर है। तो मॉडर्न हिपोक्रेसी है ये। सशक्तिकरण के दावे केवल चुनावी वादों तक ही सीमित हैं और शुरुआत अपने कार्यक्षेत्र से नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की हमारी चर्चा की कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं बढ़ रही है। 75 साल हो चुके हैं आजादी को, उसके बावजूद भी महिलाओं की भागीदारी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कॉन्स्टेंटली अगर बात करें तो स्थिर बनी हुई है। आज इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी चर्चा। पर एक ग्राफिक्स की ओर नजर करवाते हैं क्योंकि पहले आपको चौंकाने वाले आंकड़े बता देते हैं कि भारतीय राजनीति के अंदर महिलाओं की भागीदारियों के अंदर कितनी बढ़ोतरी हुई है। लोकसभा में केवल 14.44% रिप्रेजेंटेशन है, फीमेल रिप्रेजेंटेशन है। तो संसद में आपको बता दें महिलाओं के 10.5% रिप्रेजेंटेशन है। तो ये राज्य विधानसभाओं के अंदर आ जाते हैं जरा, तो वहां पर भी राष्ट्रीय एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो 9% है। तो भारतीय राजनीति के अंदर महिलाओं की भागीदारी, देश में कितनी महिला विधायक हैं? केवल 9%। ये पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, केवल 9%। बराबरी की बात होती है देश में चुनावी भाषणों में, आप देखिए। तो 75 वर्षों से, ये अभी नहीं बात कर रहे हम, ये सिलसिला 75 वर्षों से चलता आ रहा है, जहां 75 वर्षों से लोकसभा में महिला रिप्रेजेंटेशन स्थिर है। 75 वर्षों की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन 10% भी नहीं बढ़ा, यानी कि 10% से ज्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं की लोकसभा में, इससे ज्यादा नहीं हुई। तो साथ ही आईपीयू ग्लोबल रैंकिंग जब फीमेल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, भारत का स्थान बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि 2014 के चुनाव के बाद ये रैंक 117 थी, जहां 2020 जनवरी में ये रैंक जो है 143 हो गई। आप ये मत सोचिए रैंक जो है बढ़ गई, ये रैंक कम हो गई, क्योंकि ये रैंक जो है 117 से 143 हो गई। तो लगातार भारतीय राजनीति के अंदर जहां चुनावी वादों के अंदर महिलाओं की बातें हो रही है, सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन जब हम बात करते हैं हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, तो पॉलिटिक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन लगातार स्थिर बनी हुई है। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी चर्चा। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनीता सिंह गौर, आरएसएस, फराह फैज हमारे साथ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से, साथ ही हमारे साथ सुनीता धवन बीजेपी चंडीगढ़ प्रेसिडेंट है, सुमन अपर्ण आहूजा हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो फीमेल रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टेंटली इतनी कम क्यों है? सुनीता जी, सबसे पहले आपसे ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप इस पूरे कार्यक्षेत्र, इस पूरी प्रणाली का एक हिस्सा हैं। क्यों लगातार 75 वर्ष हो चुके हैं, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन अभी भी फीमेल रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्थिर बनी हुई है? क्या कारण समझती हैं आप सुनीता जी? सबसे पहले सबको नमस्कार करती हूँ। आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हाँ, धन्यवाद जी, सबको नमस्कार। और बहुत अच्छा आपने आज ये कदम उठाया कि महिलाओं की भागीदारी के बारे में पूछा गया। लेकिन आप सब जानते हैं, शुरू से हम अपनी हिस्ट्री देखें तो हमारे पहले महिलाओं की इतनी भागीदारी नहीं होती थी जितनी अब बढ़ रही है। नो डाउट आपने बताया कि 2014 में हमारे 117 महिलाओं की भागीदारी थी, अब हमारा बढ़कर रैंक बड़ा हो गया है। लेकिन धीरे धीरे ये अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत कुछ सोचा है। तो जब महिलाओं के बारे में कुछ सोचा जाता है, किया जाता है, तो तभी महिलाएं आगे बढ़ती हैं। मैं मोर्चा अध्यक्ष हूँ
यहाँ पर बीजेपी की। और मेरे पास बहनें इतनी जुड़ रही हैं, इतनी पॉजिटिव, इतने इनोवेटिव आइडियाज लेके आती हैं, और ये भी कहती हैं कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी को कैसे पता चल जाता है कि हम ये सोच रहे हैं। तो अब आगे समय दीजिए, वक्त बताएगा कि ये भागीदारी कितनी आगे बढ़ जाएगी। मैम, पहली पार्टी हमारी, मैं पहले सुनीता जी आपको करेक्ट करना चाहूंगी। 117 रैंक जो मैंने बताई वो रैंक कम हो गई, वो रैंक बढ़ी नहीं। सबसे पहले तो जब हम कंट्रीज की बात करते हैं, टोटल कंट्रीज के अंदर 117 से वो 143 हो गई, यानी कि हमारी रैंक जो है वो कम हो गई। और बात मैं केवल आपकी पार्टी की नहीं कर रही हूं, ये सवाल मेरा हर एक पॉलिटिकल पार्टी से है, क्योंकि ये 75 सालों से चलता आ रहा है। आप कह रही है बदलाव हो रहा है, लेकिन आंकड़े ऐसा कुछ दर्शा नहीं रहे, क्योंकि 75 वर्षों से जो हमारा एवरेज है, टोटल एवरेज है, वो सेम है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है सुमन जी, आपके पास में आना चाहूंगी, आपके पास वापस लौटती हूँ सुनीता जी, क्योंकि लगातार हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कहा जाता है जी महिला सशक्तिकरण, हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन खुद के कार्य क्षेत्र के अंदर आप रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ा नहीं पा रहे, तो काहे का आप महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं? और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए है। पलक जी, ये बहुत ही दुखद विषय आज आपने उठाया है कि आजादी की 75 सालों बाद भी आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन ना तो महिलाओं को आज भी समानता का अधिकार मिला है, ना ही उन्हें राजनीति में बराबर की भागीदारी मिली है। क्योंकि कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जब को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जहां हम भारतीय महिलाओं की बात करते हैं कि भारतीय महिलाएं अपने आप में इतनी सशक्त हैं, हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि आज की वुमेन, मैं बात मानती हूँ कि आज देखिए, जिस वक्त देश आजाद हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर हम आज तक की बात करें तो उस सब में एक महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही थी। झांसी की रानी से अगर हम बात करना शुरू करें, सरोजिनी नायडू, सावित्री बाई फुले, अरुणा शफरी, जयलक्ष्मी पंडित और कस्तूरबा गांधी जैसी कितनी महिलाओं ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सहयोग दिया था। और भारत की पहली प्रधानमंत्री अगर हम देखा जाए तो 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी, और उसके बाद 1988 से 1984 में वो पुनः भारत की प्रधानमंत्री बनी। और भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, तो वो भी एक महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण रही। और खुद हमारे संविधान के जो रचयिता थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जिस दिन भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय पद पर कोई दलित महिला स्थापित हो जाएगी, तो उस दिन हम सोचेंगे कि शायद आज महिला सशक्तिकरण की हम बात कर सकते हैं। लेकिन आज वो उनका सपना साकार तो हो गया है कि द्रौपदी मुर्मू जी इस सर्वोच्च पद पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मैं पुरानी आंकड़ों पर नहीं जाती, मैं ताजा आंकड़ों की बात करती हूँ। जब चुनाव आते हैं तब बड़े बड़े वादे होते हैं, जहाँ लोगों को इंसान नहीं नजर आता, यहाँ लोग डिवाइड हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, महिला, सिर्फ अपनी वोट्स की राजनीति करते हैं। तो वो चुनावी मुद्दे तो बहुत सारे चलते हैं। कभी तृणमूल ने जिस तरह से अपनी उसमें घोषणा की 2017 उसमें कि मैं 41%, लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है सुमन जी, जहां तक मैं समझती हूँ कि जब हम बराबरी की बात करते हैं तो मेरी तो डेफिनेशन बराबरी की है जी 50-50 बराबरी की। अगर मेरे जितने पैनल्स है और व्यूअर्स है, मैं समझती हूँ 50-50। अब पता नहीं हमारे इंडियन पॉलिटिक्स क्या समझते हैं बराबरी से, या तो उनको थ्रेटन महसूस होता है कि कहीं महिलाएं अगर आधा अधिकार ले लेंगी तो शायद कुछ बेहतर ना हो जाए। इस पर आप फरा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? हम, मेरे पास एक बिल है, विमेन रिजर्वेशन बिल मेरे पास है, तो ये 2008 के अंदर आया था, राज्यसभा के अंदर पास हो गया, लोकसभा में नहीं हुआ। क्यों? इससे क्यों डर रहे हैं? 1/3 सीट्स क्यों नहीं मिल सकती महिलाओं को? जी देखिए, इसका सबसे बड़ी वजह जो है वो है जो हमारे पुरुष प्रधान समाज है। कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज में एक ये डर और खौफ है कि अगर हम महिलाओं को बराबरी का हक दे देंगे तो शायद उनका पतन हो जाएगा, उनको जो है महिलाओं की जी हुजूरी करनी पड़ेगी। तो यही एक डर उन्हें सताता है कि महिलाएं जो है वो हमारे सर पे सवार ना हो जाएं। और इसका जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अभी जैसे सुनीता धवन जी ने बताया कि औरतें मेरे पास आ रही हैं, इनोवेटिव आइडियाज के साथ आती हैं, तो ये औरतों का या महिलाओं का खुद से एक पैशन है कि वो खुद से बाहर निकल करके आ रही हैं। आप ये देखिए, 2001 में अटल बिहारी साहब की जब सरकार थी तब महिला सशक्तिकरण वर्ष जो है वो डिक्लेयर किया गया था 2001 को, और आज उसे भी गए 22 साल गुजर गए हैं,
महिलाओं की स्थिति का जो आंकड़ा है वो आपने बता दिया कि उसका रैंक कहां से लेकिन 117 फराजी, से ये 145 कैसी पे हिपोक्रेसी है? हमारी क्योंकि गवर्नमेंट का। ये मैं सबसे जहां तक बड़ी समझती दुखद हूँ, स्थिति है। फराजी आपको माफी चाहूंगी बीच में टोकने के लिए, मैं जहां तक समझती हूँ, मैं दूसरों को ज्ञान तब दूंगी, दूसरों के सशक्तिकरण की बात तब करूंगी जब मैं अपने घर के अंदर सशक्तिकरण कर रही हूँ, अपने घर के अंदर बदलाव ला रही हूँ। तो ये सवाल उन तमाम मंत्रियों के लिए उठता है, वो तमाम पॉलिटिशियंस के लिए, राजनेताओं के लिए उठता है कि आप अपनी स्पीचेस के अंदर तो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बराबरी का हिस्सा तक नहीं दे रहे उनको। जी फराजी, वही हम बता रहे हैं कि 2001 में स्पेशली बीजेपी ने जो है महिला सशक्तिकरण वर्ष डिक्लेयर किया था, और आज 2022 आ चुका है। तो बीजेपी से ये एक बड़ा सवाल है कि इन्होंने कितना महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। आपने एक नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं है सिवाय पैसा बर्बाद करने के गवर्नमेंट स्कीम में। मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं है। अच्छा, अगर आप धर्म की भी बात करती हैं, चाहे तो हिंदू धर्म हो चाहे तो मुस्लिम धर्म हो, हर एक धर्म में महिलाओं का एक जो सम्मान है, जो उसकी इज्जत है, मान है, वो पुरुषों के बराबर है। लेकिन ना तो हम धर्म में उनको कुछ मानते हैं, अर्धांगिनी हिंदू धर्म में कहा जाता है, मुस्लिम मजहब में तो खैर बहुत सारे राइट्स हैं, पूरी एक आयत, पूरा एक चैप्टर सूरह निसा जो कुरान शरीफ का चौथा चैप्टर है वो महिलाओं के अधिकारों को लेकर के डिफाइन किया गया है। लेकिन आप देख लीजिए कि मुस्लिम कम्युनिटी में किस कदर दुर्दशा औरतों की होती है। तो फिर चाहे 3 तलाक की बात हो या कुछ भी हो, ये महिलाएं आकर के लड़ाई लड़ती हैं, लड़ाई लड़ने के बाद में अपने हक को हासिल करती है। 1986 से में शाहबानों का केस हुआ, वो सबके सामने है। तो सरकारें इतनी उदासीन है महिलाओं के लिए कि ये स्पीचेस के अलावा कुछ नहीं करते। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये कह जरूर देते हैं, लेकिन जब करने का वक्त आता है तो ये बहरे हो जाते हैं, इनको सुनाई नहीं आता। महिलाएं चीखती हैं, सड़कों पे आती हैं। आज भी तमाम बलात्कार के केसेस हैं, रेप केसेस हैं। अगर आपके पास फराजी वापस लौटती हूँ, सुनीता सिंह हमारे साथ है, आपके पास वापस लौटती हूँ फराजी। सुनीता जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, आरएसएस से हैं आप, तो आरएसएस की महिला सशक्तिकरण के ऊपर लीडर्स के तौर पर मैं बात कर रही हूँ, एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगी, लीडर्स के तौर पर क्या सोच रखती हैं आप? क्या कारण है कि आज भी भारतीय राजनीति के अंदर 50-50 नहीं आता नजर, इक्वालिटी नहीं नजर आती, जेंडर गैप है? जी देखिए, जेंडर गैप एक मैं जितना समझती हूँ, क्या मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सुनीता जी। जी, मैं इतना समझती हूँ कि हमारे देश में शुरू से ही जो महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है, पीछे रखा गया है, उसमें कहीं ना कहीं पुरुषों को डर रहा है कि पुरुष कहीं पीछे ना रह जाए। अगर महिला हर कदम पे उनके साथ से आगे बढ़ती जा रही है, आज घर चलाने से लेके और देश चलाने तक महिला आगे है, तो पुरुषों को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि अगर हमने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया तो महिला हमसे आगे निकल जाएगी और हमारी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसीलिए मोस्टली जगह जगह ही देखा जाता है कि महिलाओं को पीछे रखा जाता है। कम, जहां तक देखा जाए कि नौकरियों में भी और देश के भी किसी भी हित कार्य के लिए देखिए, आरएसएस को लेके देखिए या किसी भी क्षेत्र में देखिए, महिलाओं को कम से कम संख्या में लिया जाता है। तो क्या आप सोचती हैं आरएसएस के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिलता है कि वहां पर लीडर्स जो हैं वो महिलाएं कम है? क्योंकि पीछे मोहन भागवत जी ने तो कहा था कि आरएसएस के अंदर वो फीमेल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे काफी हद तक बढ़ी हुई है। जैसे कि दुर्गा वाहिनी ले लीजिए, आरएसएस की कई सारी शाखाएं हैं जो मतलब महिलाओं को लेके ही आगे प्रोग्रेस कर रही हैं और उसमें महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और मैं ये भी कहती हूँ कि मतलब आरएसएस पूरी तरीके से महिलाओं को प्रोग्रेस कर रही है, इतना नहीं जितना कि एक होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, वो वहां पे भी थोड़ा कम मिल पा रहा है। काफी सही बात आपने कही, बहुत करेज चाहिए होती है सुनीता जी ये बात बोलने के लिए। तो क्या कहने चाहेंगी? बीजेपी प्रेसिडेंट हमारे साथ चंडीगढ़ से हैं। सुनीता जी, आप तो एक पोजीशन के ऊपर हैं, लाजमी सी बात है आप कहेंगे जी महिला सशक्त हो रही है, लेकिन आंकड़े ऐसा नहीं कह रहे हैं। अभी कैबिनेट देख ले या विधानसभाओं को देख ले, और आपकी पार्टी से ये शिकायत नहीं है, ये शिकायत हर एक पार्टी से है, क्योंकि 75 साल से ये सिलसिला चलता आ रहा है। कब खत्म होगा? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है उसने 33% का उन्होंने रिजर्वेशन रखा है महिलाओं के लिए, किसी भी पार्टी ने नहीं रखा।
सबसे पहला कदम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और वो पूरा किया। फराह जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप बानों के बारे में बोल रही है, ट्रिपल तलाक के बारे में भी बोल रही हैं। वो इनिशिएटिव किसने लिया? अगर हमारे मैडम पहले सुनीता जी आप प्लीज पहले हम जिस मुद्दे पर है उस पर बात करते हैं। ट्रिपल तलाक की डिबेट नहीं हो रही मैम, अभी ट्रिपल तलाक के ऊपर नहीं जाते, उसके लिए अलग डिबेट करेंगे, आपको जरूर इनवाइट करेंगे। लेकिन सुनीता जी मैं आपको मुद्दे से नहीं भटकाना चाहती। मेरा सवाल केवल आपसे, आप अभी बोल रहे हैं तमाम राज्यों के अंदर आपकी सरकार है, कांग्रेचुलेशन टू यू, लेकिन महिलाएं कहां पर है? आप तो ये खुद बात बोल रहे कि 33% हम है। 33% कहाँ है मैम? मैं तो आपको आंकड़े दे रही हूँ ना, 10% से ज्यादा बढ़े ही नहीं लोकसभाओं के अंदर। 33% की हमारी महिलाओं को टिकट दिया जाता है, हमारी 33% की महिलाओं को टिकट दिया जाता है। मैम या तो आप प्रीच कर रही हैं, नहीं मैम, प्रैक्टिस करने में और प्रीच करने में डिफरेंस होता है, बोलने में और करने में डिफरेंस होता है। मैं आपको आंकड़े पेश कर रही हूँ, आप कह रही हैं कि हमारी पार्टी ने तो ऐसे किया, और मैं अभी फिर बोल रही हूँ मेरी शिकायत आपकी पार्टी से नहीं है, मेरी शिकायत पूरी सिस्टम की जब हम बात करें हर एक पॉलिटिकल पार्टी से है। आप बड़ी अच्छी तरह से जानती हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जानती हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी जो पार्टी है 33% की रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। इलेक्टों की कितनी आती है वो आपके पास आंकड़े आए हुए हैं। देखिए मेरे पास ये विमेन रिजर्वेशन बिल है, ये विमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ, आप मेजोरिटी के अंदर है, क्यों नहीं हुआ? मेजोरिटी के अंदर देखिए सुमन जी क्या कहना चाहेंगे? वाइस प्रेसिडेंट भी जी सुमन जी क्या कहना चाहेंगे? लगातार हाथ खड़ा कर रही है सुनीता जी की तरफ से बात कही जा रही है कि उनकी पार्टी के अंदर 33% जो है रिजर्वेशन है कि जी हम टिकट जो है देंगे महिलाओं को। क्या आपको लगता है एक्चुअल में ऐसा हो रहा है? देते हैं हम। जी सुनीता जी मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि संविधान के अनुच्छेद 243D में 33% रिजर्वेशन की बात संविधान के अंदर ही लिखी गई थी। जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी महिलाओं के लिए हर जगह रिजर्वेशन बताई गई कि आप अगर अनुच्छेद 14 लेते हैं तो उसमें महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया। लिंग भेदभाव को खत्म करने के लिए आर्टिकल 15(1) में बताया गया। महिला एवं बच्चों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन रखी गई, आर्टिकल 15(3) में रखी गई। और अभी जो आप वुमेन रिजर्वेशन बिल तो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, 2008 में ये पहली बार राज्यसभा में आया, जो खराब हो गया, जो निष्कासित कर दिया गया। 2010 में इसको पुनः रिप्रेजेंट किया गया, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। 2015 में लैप्स हो गया जी, 2000 फिर से लैप्स हो गया। और 2016 में पहली बार एमसीडी के चुनावों में या ग्राम पंचायत के चुनावों में पहली बार महिलाओं को 50, इलेक्शन कमीशन ने 50% महिलाओं के लिए घोषणा की। लेकिन उसके बाद के जो चुनाव हुए, जो विधानसभा के चुनाव थे, जो लोकसभा के चुनाव थे, वहां पर महिलाओं के रोल का क्या हुआ? वहां पुनः वही स्थिति थी। मैंने खुद इस पर एक सर्वे किया, जब दिल्ली में अभी विधानसभा का चुनाव हुआ तो पार्टी से कितने, वो रेशो जो 10% था वो उससे भी कम हो गया। अगर 70 की सीटों के आसपास विधानसभा की सीटें हैं तो महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें दी? मात्र 5 या 4। और आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें दी? 6 या 7। आप पूरे के पूरे डाटा को कलेक्ट किए सिर्फ अभी तक। और जबकि 2017 का जो उसका कानून आया था, तब जो तृणमूल की सरकार थी उसने अपनी लोकसभा के चुनावों में पहली बार महिलाओं के लिए 41% महिला सीटों की मांग की। और उसके बाद जो नवीन पटनायक जी थे उन्होंने भी 33% पहली बार महिलाओं को टिकट देने की अनाउंसमेंट की। लेकिन आज भी आंकड़े सिर्फ वर्बल बातों से कुछ नहीं होता, हम आज भी यथार्थ की धरती पर बिल्कुल नहीं खड़े हैं। और दूसरी बात, वुमेन एम्पावरमेंट की बात अभी जिस तरह से सुनीता जी ने कही, मैं खुद आरएसएस से हूँ। महिला सशक्तिकरण का मैं मानती हूँ कि ये पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष सत्तात्मक समाज है। देखिए, लेकिन पुरुष को आज ये बात समझना होगा, नारी पढ़ेगी, नारी शिक्षित होगी, सुरक्षित होगी, लेकिन एक सशक्त महिला कभी भी पुरुष को डोमिनेट नहीं करती है। हमारे अंदर जो मानवीय मूल्य महिला के अंदर होते हैं, एक जो स्त्री है वो कभी भी ये नहीं चाहती कि जिस पुरुष के साथ या जिस समाज के साथ, देखिए आज की जो महिला है वो, मैं नारी क्या लिखूं तुम्हारे सम्मान में, मुझको शब्द नहीं मिलते, सजाऊं कैसे तुम्हारी अनुपम कृति, वो तराशे हुए रतन नहीं मिलते। वो भारत की महिला जो रडार चला रही है, जो पायलट चला रही है, वो राजनीति के क्षेत्र में भी जब आएगी तो बराबर की भागीदारी निभाएगी। हम तो बराबर की बात कर रहे हैं, परेशानियां क्या है नहीं कर रहे। हाँ, उसे पता। लेकिन पुरुष को लगता है, क्योंकि वो खुद सत्तात्मक है, क्योंकि वो खुद डोमिनेटिंग है, कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लेकिन एक सशक्त महिला की परिभाषा ही यही है कि वो सबको समानता से देखती है, वो समानता की बात करती है।
वो ये नहीं सोचती कि मैं पुरुषों से आगे बढ़ूं, वो सिर्फ गलत को गलत और सही को सही कहने में विश्वास रखती है। जी, वो आगे क्या कहना चाहेंगी? हमारे पास ये विमेन रिजर्वेशन बिल है, बार बार आता है, पास होता नहीं है, फिर उसके बाद हम दावे करते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण करते हैं, तो आपका ये विमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर क्या स्टैंड है? जी फरा जी। देखिए सुमन जी की जो अभी बातें जितनी है मैं उन सब से एग्री करती हूँ, और इसका मैंने अपने पिछले उसमें भी बताया कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो रीजन है वोट बैंक पॉलिटिक्स है, और जो हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज है उसकी जो पैट्रियार्चिकल जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं इसका रीजन है। और पुरुष को यही लगता है कि महिलाओं को अगर सशक्त कर दिया गया तो अगर हम ये चीज देख रहे हैं फरा जी, और हमें जो है फरा जी अगर क्लियरली हम देख रहे हैं 75 सालों के अंदर नहीं हो रहा ऐसा कि 75 साल हो चुके हैं, विमेन की रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स के अंदर नहीं बढ़ रही है, तो क्या इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से एमसीडी के अंदर 50% की उन्होंने बात करी, तो इस तरीके की इलेक्शन कमीशन के पास राइट है, क्या उनको इसके अंदर अब इंटरफेयर करने की जरूरत है? जी फरा जी। बिल्कुल 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 करना चाहिए उनको, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे पास महिलाओं के लिए सब कुछ है, लेकिन वो सब कागजी कार्रवाई है, इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर जीरो है। इम्प्लीमेंटेशन जब तक इन चीजों का नहीं होगा तब तक ये सुधार आने वाला नहीं है। और ये सुधार लाने के लिए मुझे तो ये लगता है कि महिलाएं जिस तरह से अब शिक्षित हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती हैं, तो महिलाएं ही इसके लिए भी आगे आएंगी और अपने लिए आवाज उठाएंगी, तभी उनको एक लंबे संघर्ष के बाद में जो है वो ये चीजें मिलेंगी। अब आप ये देख लीजिए महिला सशक्तिकरण का या उदाहरण देख लीजिए, कितना शोषण हो रहा है महिलाओं का, कि लव जिहाद का एक इतना फ्यूरियस इशू है और इतना उठाया जाता है। यूपी में जो है लव जिहाद पर एक कानून भी आ गया। फरा जी इस पर लव जिहाद पर अभी बाद में जाएंगे, अभी पॉलिटिक्स के अंदर हम बात करते हैं। अगर आप उस फरा जी अभी लव जिहाद पर नहीं जाएंगे हम, तो महिलाओं के लिए मेरा बीजेपी प्रेसिडेंट से सवाल है, इलेक्शन कमीशन आपके पास, मैम फरा जी आपके पास लौटती हूँ मैं, सुनीता जी आपके पास आना चाहूंगी। इलेक्शन कमीशन अगर जिस तरीके से एमसीडी के अंदर 50% घोषणा जो है कर दी कि महिलाएं जो है उनको आपको टिकट्स देनी पड़ेगी, इस तरीके का क्या अब इलेक्शन कमीशन को ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि संभावना दिख नहीं रही कुछ, क्योंकि 75 साल हो चुके हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मैं चंडीगढ़ की मैंने भी काउंसलर का इलेक्शन एमसीडी का लड़ा है यहाँ पे चंडीगढ़ से, लेकिन 33% की हमें मिली है 16 में। अब हमारी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है। आप कह रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है क्या? हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर है वो सीतारमन जी नहीं रही है क्या? फॉरेन मिनिस्टर नहीं रही है सुषमा स्वराज जी? और फाइनेंस मिनिस्टर अब ये नहीं है सीतारमन जी? क्या हमारी महिलाओं को 10 में से एक का एग्जाम्पल मत दीजिए मैम आप मुझे 10 में से एक का एग्जाम्पल मत दीजिए। आपको पता है कैबिनेट के अंदर कितने मिनिस्टर्स हैं फीमेल? नहीं मैडम आप मुझे, मैं यहाँ पर बराबरी की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ट्रॉफीज की बात नहीं कर रही हूँ कि आप मुझे बोल रहे हैं 10 में से एक को हम सीट दे देंगे तो जी हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। नहीं बराबरी की नहीं क्या बराबरी मैम बताइए मुझे, कौन सी बराबरी हो रही है? 10%, इट्स टू लो। अब पहले देखो कौन इलेक्शन लड़ता था? कोई नहीं, हम घरों से निकालते थे, आओ जी आपको इलेक्शन का टेस्ट करवाना है। लेकिन अब महिलाएं इतनी आगे आगे पुरुष भी हमारी पार्टी मैम आप तो सुनीता जी आप तो बिल्कुल आप कह रही है आंकड़े सब झूठे हैं, सिर्फ आप सच है। नहीं मतलब मैं ये आंकड़े पेश नहीं कर रही हूँ, ग्लोबल इंडेक्स बता रहा है कि जी आपका स्तर 117 से 143 हो चुका है, बट इट्स नॉट अ सीरियस इशू टू यू। जी सुमन जी सीरियस तो है, मैं भी इस बारे में नहीं मैम आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रही है। डिबेट जब से शुरुआत हुई आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रही है, अब लगातार यही बात बोल रही नहीं वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही है, हमारी पार्टी बढ़ा रही है। मैं तो बोल रही हूँ आपकी पार्टी से शिकायत ही नहीं है, मुझे तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से शिकायत है। मैं तो आपकी पार्टी का जिक्र नहीं कर रही मैडम सुनीता जी, मैं आपकी पार्टी का जिक्र नहीं कर रही, मैं तो बार 75 साल का हवाला दे रही हूँ सुनीता जी, मैं तो 75 साल का हवाला दे रही हूँ, मेरी आपकी पार्टी से शिकायत ही नहीं है। जी सुमन 75 साल अगर आपकी पार्टी से शिकायत नहीं होती तो मैं तो कह रही हूँ विमेन रिजर्वेशन बिल है उसको पास कर दीजिए, आप मेजोरिटी में है। जी सुमन जी बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? बराबरी यानी 50-50% का जो रेशियो होता है, वी कॉल दिस इक्वालिटी। हम 33% को भी इक्वालिटी नहीं मानते। दूसरी बात ये जो 10% की हम बात कर रहे हैं पलक जी, इसमें मैं एक चीज और एड ऑन कर दूं, जो महिला सदस्य इसमें आ रही हैं
वो भी कहीं ना कहीं उसमें इस चीज को ऐड ऑन करना चाहिए। वो ऐसी महिलाएं हैं, जिस तरह से हम देखिए जो सांसद बनकर आ रही हैं हमारे सामने, वो जिस तरह से देख लीजिए, जया बच्चन हो गई, श्रीदेवी हो गई, जयललिता जी हो गई, बहुत सारे ऐसी हैं जो समाज को किसी और तरह से, मीडिया को या किसी तरह से रिप्रेजेंट करती थी, या बड़े घरों से आई या जो संघ के घरों से आई। केवल उन्हीं महिलाओं को ही टिकट मिल पाती है जिनकी बैकग्राउंड स्ट्रांग होती है, या समाज में उनका कोई अपना कोई बड़ा सा, जो एक आम जो महिला होती है उसको तो, उसके पास तो फंड ही नहीं होता। वो चाहती तो है चुनाव लड़ना, लेकिन महिलाओं को क्या हमारा जो संविधान है क्या वो फंडिंग अरेंज करता है? क्यों वो एक निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ सकती? हो सकता है उसके मन में हो कि मैं बराबरी के, मैं आज समाज को कुछ करके दिखाऊं। और दूसरी बात, मतलब वो जनता का प्रतिनिधित्व तो करना चाहती है। देखिए, अगर कोई सेलिब्रिटी चुनाव में खड़ी हो जाती है तो उसको जीतने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन वही एक आम महिला जब घर की चार दीवारी से निकलकर इस देश को बदलने की बात करती है, तो या तो उस महिला को कुचल दिया जाता है या उसका कोई समर्थन नहीं करता। तो ये सबसे बड़ा हमारा जो विषय, संज्ञान लेने का विषय यही है, क्यों महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिलते, क्यों उनके अंदर जागरूकता क्यों नहीं आती, और क्यों उनको, अगर वो बढ़ना भी चाहती हैं तो क्यों उन्हें उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है। महिला हमेशा बढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है, सब कुछ करना चाहती है, लेकिन जो ये पुरुष प्रधान है ये महिला को आगे बढ़ने से रोकता है, चाहे वो राजनीति। तो आप सुमन जी इस बात को एग्री करती हैं कि पेट्रियार्की है हमारी लेजिस्लेशन के अंदर, नजर आ रही है पिछले 75 सालों से? बिल्कुल बिल्कुल, परिवारवाद, वंशवाद और बहुत सारी कुरीतियां हमारी राजनीति। नहीं, परिवारवाद को तो बार बार जिक्र कर लिया जाता है। नहीं सुमन जी, परिवारवाद को तो बार बार जिक्र कर लिया जाता है, पितृसत्तात्मक सोच का नहीं करा जाता। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बेहद महत्वपूर्ण था ये मुद्दा। जब हम लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है, हमारी विधायिका के अंदर, हमारे लेजिस्लेचर के अंदर कितना ज्यादा महिला सशक्तिकरण हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो आज का हमारा मुद्दा बेहद ही महत्वपूर्ण था। आज बात ये हो रही थी क्योंकि लगातार हमारे चुनावी वादों के अंदर कोई भी पार्टी हो वो जिक्र करते हुए नजर आती है, जी महिला सशक्तिकरण हो रहा है। लेकिन बात ये हो रही है कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो हमारे इंडियन लेजिस्लेचर के अंदर विमेन की रिप्रेजेंटेशन कितनी है, हमारी विधायिका के अंदर कितनी है। आपको जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि पिछले 75 सालों के अंदर रिप्रेजेंटेशन 10% से ज्यादा हमारी विधानसभाओं के अंदर पार नहीं हुई है। तो बहुत चौंकाने वाले ये आंकड़े हैं। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।